हेलो पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट सेकंड पार्ट। तो आइए चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ पर कल लेक्चर फिनिश किया था वो था कि हम एवरेज इनकम को क्राइटेरिया क्यों मानते हैं। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे लेक्चर में बताया था, क्योंकि हर देश की जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग होती है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि पॉपुलेशन अलग अलग होती है, तो टोटल इनकम के बेसिस पे हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम एवरेज इनकम के बेसिस पे ज़रूर मेज़र कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको फिर वापस बता दूं, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, मेरे खुद के नोट्स हैंड रिटन होते हैं और मैं उन हैंड रिटन नोट्स में से ही आप सबको पढ़ाती हूँ। और ये स्पेसिफ़िकली एनसीईआरटी में से होते हैं, कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है। सारे जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में होते हैं, उन्हीं में से देख देख के मैं आप सबको लेक्चर डिलीवर करती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कन्वे करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवरेज इनकम एंड नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं एवरेज इनकम और नेशनल इनकम के डिफ्रेंसिएशन की, कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देखिए, एवरेज इनकम जो होती है वो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री होती है। मतलब आप टोटल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन उस देश की से डिवाइड करते हैं तो वो होती है हमारी एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज इनकम। और इसका फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन है। नेशनल इनकम होती है इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। देश में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम को टोटल इनकम या फिर नेशनल इनकम कहा जाता है। उसके बाद एवरेज इनकम का दूसरा नाम पर कैपिटा इनकम भी है, जबकि नेशनल इनकम का दूसरा नाम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री भी है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। एवरेज इनकम को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो नेशनल इनकम होती है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स डिफ्रेंसिएशन के बता सकते हैं, इन केस अगर आपसे एवरेज इनकम और नेशनल इनकम के बारे में पूछा जाए तो। अब हम चलते हैं डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी जो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, हम अब उसकी बात करते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो नेशंस को कैटेगराइज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जबकि यूएनडीपी जो है वो एवरेज इनकम के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके उसके बाद देश के डेवलपमेंट के बारे में बताता है, जैसे कि हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट, एवरेज इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज़ करता है, एवरेज इनकम, जबकि यूएनडीपी बहुत सारे क्राइटेरियाज को यूज़ करता है। अब हम चलते हैं डीमेरिट्स ऑफ एवरेजेस। देखिए, एवरेज बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमको एक आइडिया मिल जाता है किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने से, लेकिन एवरेज में भी कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या डीमेरिट्स हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एवरेज डज नॉट टेल अस अबाउट हाउ द इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। एवरेज से हमें कभी ये पता नहीं चलता है कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब अमीर गरीब में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस बात का पता नहीं चल पाता है। दूसरी चीज़, एवरेज डज नॉट इंक्लूड अदर फैक्टर्स, और एवरेज जो है वो और फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता, जैसा कि हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज सिर्फ एवरेज बताता है और सारे फैक्टर्स को नेगलेक्ट करता है। और एवरेज से हम ये पता नहीं लगा सकते कि अमीर गरीब में वो इनकम जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये दो डीमेरिट्स हैं एवरेज के। अब चलते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब डेवलपमेंट होता है देश में विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर नीड्स ऑल्सो, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। देश की तरक्की हो रही है लेकिन वो हो रही है एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना और फ्यूचर नीड्स के बारे में भी सोचकर, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब चलते हैं आगे। वाई इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है मेंटेन करना। ओके,
क्लास में कोई भी बच्चा फर्स्ट आ सकता है, तुक्का कभी भी लग सकता है, लेकिन अगर किसी एक बच्चे ने ही क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन मेंटेन कर रखी है, तो ये मान के चलिए कि उसने उस पोजीशन को सस्टेन कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। तो अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी जो है उसका इशू इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो बात करते हैं। देखिए, ग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन के अंदर का पानी, वो इंडिया में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम पानी को ओवर यूज़ कर रहे हैं। ओके, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बाद भी पानी बहुत ज़्यादा लेवल पर यूज़ होने लग गया है, तो ये इंडिया है ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसके अलावा क्रूड ऑयल के रिज़र्व्स जो हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 50 सालों में, आने वाले कुछ सालों में क्रूड ऑयल रिज़र्व्स जो हैं वो भी धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएंगे, और शायद हमारे पास क्रूड ऑयल रिज़र्व ना बचे। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, वो अपनी क्रूड ऑयल के लिए अरब्स जैसी कंट्री पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और देशों को इंडिया मिनरल सप्लाई कर रहा है, तो हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी देश में किसी चीज़ की कमी हो जाए, तो उस पर डिपेंड जो लोग हैं उनको भी उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। सपोज़ जैसे फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका असर सारे लोगों पे देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर किसी रिसोर्स की कमी किसी देश में होती है, तो उस देश को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन उस देश के ऊपर जो और देश डिपेंडेंट है उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे बात समझ में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रीज़, जैसे कि हम बात करें कंट्रीज़ लाइक यूएसए वगैरह। यूएसए वगैरह जैसे जो देश हैं, उनके पास अपनी मिलिट्री इकोनॉमिक पावर बहुत अच्छी है। तो हमको क्या करना चाहिए कि किसी भी देश के पास अगर कोई रिसोर्स अच्छा है और किसी देश के पास कोई रिसोर्स की कमी है, तो क्या कर लो, अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर लो। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो आप दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करो, और दूसरे देशों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो आपको एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से बैलेंस बना रह सकता है, और सस्टेनेबिलिटी जो है, डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी, वो मेंटेन रह सकती है। और इस तरीके से कोई भी रिसोर्स जो है वो डिप्लीशन की कगार पे भी नहीं पहुंचेगा। और उसके बाद एक चीज़ और, कि रिसोर्सेज को बहुत जुडिशियसली, समझदारी से यूज़ करें, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बच सकें, और उसके अलावा आप भी उन रिसोर्सेज से अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकें। तो ये है इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है, इसकी बहुत अच्छी टेबल आपकी टेक्स्ट बुक्स में से दे रखी है। तो उस टेक्स्ट बुक की टेबल को ही एक्सप्लेन इस तरीके से किया जा सकता है जैसे मैंने किया है, और आप अपना कंक्लूसिव आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं, इज़ द इनकम ओनली फैक्टर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लीड अ गुड लाइफ एंड रिजल्ट इन डेवलपमेंट, और समथिंग एल्स इज़ ऑल्सो नेसेसरी। क्या सिर्फ पैसा, इंसान का कमाया हुआ पैसा, इनकम ही एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, या फिर ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है टू लीड अ गुड लाइफ? तो आइए चलते हैं। नो, इनकम इज़ नॉट द ओनली फैक्टर ऑन विच डेवलपमेंट डिपेंड्स। देखिए, इनकम जो है वो एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिस पर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बहुत हद तक करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा डेवलपमेंट इनकम पे ही डिपेंड करता है। ओके, जैसे कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इंसान के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में आपके साथ भेदभाव ना हो। इक्वल ट्रीटमेंट, आपको जैसा और को ट्रीट किया जा रहा है, आपको भी उनके समान ट्रीट किया जाए। फ्रीडम, आपको भी आज़ादी के साथ अपने एक्सप्रेशंस, अपने ओपिनियंस रखने का पूरा मौका मिले। सिक्योरिटी, और आपके पास भी ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आप सेफ़ फील करें, सिक्योर फील करें, क्योंकि जब आप सेफ़ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, तो ही आप अपने वर्क के प्रति भी अपना 100% दे सकते हैं। Our money can improve our life, but the quality depends on affection, equal treatment, equal opportunity. देखिए, नो डाउट हमारा जो पैसा है वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन हमारी लाइफ की अच्छी क्वालिटी जो है वो लव पर, अफेक्शन पर, इक्वल ट्रीटमेंट और अदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि तभी हम एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर पाते हैं। जैसे कि जस्ट थिंक द रोल ऑफ आवर फ्रेंड्स इन आवर लाइफ,
यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप। यस, जैसा कि हमारे जीवन में हमारे दोस्तों का कितना महत्व है। आज हमारे पास गाड़ी बंगला वगैरह सब कुछ है, लेकिन कोई दोस्त ही नहीं है तो भी इंसान बहुत अकेला डिस्ट्रेस फील करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैसे के अलावा भी इंसान को एक अच्छी लाइफ देती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स। उसके अलावा सपोज़ आपको कहीं फार ऑफ जॉब जो है, नौकरी मिली कहीं दूर पे, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आप पैसे को देखकर वहाँ जॉब ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, आप और भी चीज़ें कंसीडर करेंगे, जैसे कि वर्किंग एटमॉस्फेयर, उस जगह का वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है कि नहीं है, वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं ऐसा कि सालों साल सेम प्रोफाइल पे ही काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि आपको भी ग्रो करना है एज अ ह्यूमन। ठीक है, आपको भी नॉलेज गेन होनी चाहिए, आपका भी माइंड जो है एक पर्टिकुलर एरा से निकल कर कहीं और भी जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें कंसीडर करके ही आप कहीं पर जॉब लेंगे। ओके, उसके बाद डज पब्लिक फैसिलिटी लीड्स टू डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। देखिए, अगर देश में पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल है तो यस, लोग जो हैं वो अपने आप को डेवलप्ड फील करेंगे, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ वो यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पैसा जो है वो हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकता इन्फेक्शन से। ओके, जैसे कि हमारा पैसा जो है वो हम हवा में थोड़ी लगा देंगे कि हवा को पैसा दे देंगे कि पॉल्यूशन हम तक मत आने दो। कोर्स नॉट। जो इन्फेक्शन सबके लिए है, कोविड का समय देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को भी कोविड की चपेट में आना पड़ा। तो इन्फेक्शन जो है वो आपसे पूछ के नहीं आएगा वेदर यू आर रिच और यू आर पुअर। तो इसके लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे राशन की दुकानें जो पुअर पीपल के लिए होती हैं स्पेशली, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये अब लोगों की बेसिक नीड्स हो गई हैं। और इसके अलावा, या फिर हम कह सकते हैं इसके बिना, लोगों का सर्वाइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर ये पब्लिक फैसिलिटी ना मिले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर में लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पब्लिक फैसिलिटीज़ जब हम लोगों को मिलती हैं तो लोग अपने आप में रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, और लोगों को ये लगता है कि यस, हमारी सरकार, हमारा देश भी हमको वही इक्वल रिस्पेक्ट दे रहा है जो हम उनको दे रहे हैं। तो लोग जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ को जब उनको दी जाती हैं तो वो काफ़ी डिग्निफाइड फील करते हैं। तो आप ये बता सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट ही हमें रीज़नेबल रेट पे प्रोवाइड कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई प्राइवेट प्लेयर अगर उन फैसिलिटीज़ को आपको देगा तो वो चौगने दामों पे आपको मिलेंगी, क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट भी होगा। लेकिन सरकार जो है वो पब्लिक वेलफेयर को पहले एज अ प्रायोरिटी रखती है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, रेलवेज़, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं जिन्हें करोड़ों की तादाद में लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो अफोर्डेबल रेट में होनी ही चाहिए, तभी धीरे धीरे करके हर इंसान तरक्की की राह पे चलेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है देश में। फ़ाइन। उसके बाद देखिए, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस चैप्टर में दे रखी हैं, जैसे लिटरेसी रेट, उसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक नेट अटेंडेंस रेशियो, एक बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो देखिए लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट बेसिकली होता है कि 7 और अबव एज ग्रुप में हमारे देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। भारत का संविधान ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 7 या 7 से ऊपर है और अगर आप किसी भी लैंग्वेज में लिखना या पढ़ना जानते हैं तो आप लिटरेट हैं। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि बच्चे जो हैं 1 साल से पहली उम्र वाले, ओके, वो कितने ज़िंदा हैं, क्योंकि कई बार क्या कर दिया जाता है, बच्चों को माँ के वॉम में ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या मानी गई है कि 1 साल की उम्र अटेंड करने से पहले ऐसे कौन से बच्चे हैं जो आज भी लाइव हैं, ज़िंदा हैं, तो इससे निकलती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो ये होता है कि 14 से 15 साल के एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं
छोटे से लेकर 14 से 15 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस। ओके, इससे पता चलता है नेट अटेंडेंस रेशियो, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो इसी से पता चल जाता है कि हमारे देश में बच्चे हेल्दी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर छुट्टियां तभी ली जाती हैं जब बच्चे बीमार पड़ते हैं। और भी ओकेजन्स पे ली जाती हैं लेकिन वो लिमिटेड होती हैं। लेकिन इस तरीके से अगर बच्चों का स्कूल में इस एज ग्रुप के बच्चे डेली अगर स्कूल आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो फेवरेबल है। एज ग्रुप 14 टू 15, मतलब 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, छोटे से लेकर 14-15 साल तक के, ओके, ये स्कूल आ रहे हैं रेगुलरली कि नहीं आ रहे हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली रेशियो होता है आपकी हाइट और आपके वेट का, कि आपकी हाइट आपके वेट के अकॉर्डिंग है या आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है क्या, उसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और एक टॉपिक और मैं आपको बताना चाहूँगी जिसमें स्टेट्स का कंपैरिजन दे रखा है। देखिए, स्टेट्स का जो कंपैरिजन होता है ना, वो भी एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर होता है, एक लिटरेसी रेट के ऊपर होता है और एक नेट अटेंडेंस रेशियो के ऊपर होता है। तो आपको क्या किया जाता है, आपको स्टेट्स दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा दे दी, केरला दे दी, बिहार दे दी या महाराष्ट्र दे दी, और उसके आपको अटेंडेंस रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट या फिर आपका ये कह सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको लिख के दे दी, और फिर आपको एनालाइज करना है। तो आपको इनकी परसेंटेज से ही पता चल जाएगा कि इस वाली पर्टिकुलर स्टेट में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी लो है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ लोग एजुकेटेड हैं तो बच्चियों को नहीं मारते होंगे। लिटरेसी रेट अच्छी है क्योंकि लोग एजुकेशन पे, रिसोर्स पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा है क्योंकि बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम अपना चैप्टर डेवलपमेंट ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के साथ जोड़िए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं मदद कर पाऊँ, मुझे बहुत खुशी होगी। बाय, टेक केयर।